हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल साइंस में चैप्टर 8। इससे पहले जो है चैप्टर 1 to 7 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ये पूरी वीडियो जो है आपको सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। वैसे तो अशोक के बारे में बहुत कुछ है और मैं आगे जो है बहुत कुछ बताऊंगी भी, आगे जो आने वाले टाइम में जब वीडियो बनाऊंगी आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन ये जो है केवल एनसीईआरटी का है, टू दी पॉइंट में इस ये नोट्स को हैंड रिटन नोट्स है ये, और इसको लिखा गया है, तो ये केवल जो है CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी में है केवल वो इसमें जो है मेंशन है। सो आप इसको ऐसे ही याद करें, क्योंकि जो CTET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। एंड चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 जो है अशोक के बारे में, एक अनोखा सम्राट बोला जाता है उनको। तो अशोक के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है, अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के ही एक सम्राट थे। तो मौर्य साम्राज्य जो है की स्थापना किसने की, और इसमें कौन कौन से जो है शक्तिशाली राजा हुए, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 में जो अशोक के बारे में है, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना बोला जाता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये जो है घटना 2300 साल, आज से 2300 साल पहले हुई थी। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, 2300 साल पहले, यहाँ पर जो है मैंने चैप्टर जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने आपको समझाया है कि BC क्या होता है, AD क्या होता है। तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, और AD मतलब एनो डोमिनी, जो प्रेजेंट टाइम को बोला गया है। तो BC जो है ईसा पूर्व जिसे बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। तो अगर 2300 साल पहले की घटना है तो इसका मतलब है कि 300 के करीब, 300 BC से पहले की बात की जा रही है। 300 BC पहले की बात जो है की जा रही है, 300 BC की बात की जा रही है। जब भी आपका कोई भी साल है, अगर 2400 साल पहले बोला जा रहा है, तो अगर BC में पूछा जाए तो वो 400 BC होगा। उसमें से जो है आप 2000 जो है माइनस कर देंगे तो आपको समय पता चल जाएगा। चलिए हम चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनका जो समय काल बोला जाता है वो 322 से 297 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब 322 से 297 जो है क्या माना जाता है? BC, बिफोर क्राइस्ट माना जाता है इनका समय। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक के परदादा थे। इनकी सहायता किसने की थी? तो कौटिल्य ने जो है इनकी सहायता की थी। कौटिल्य को जो है कौटिल्य को जो है वो चाणक्य को ही बोला गया है। और इनकी किताब जो है कौन सी है? अर्थशास्त्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो वो कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने। और चाणक्य को ही एक और नाम दिया जाता है, जो पहले बचपन में दिया गया था, उनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों जो लोग हैं एक ही हैं। और अर्थशास्त्र की जो है अर्थशास्त्र की किसने रचना की थी? कौटिल्य ने। जो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। और बाद में जो है आगे उज्जैन, तक्षशिला जो है इसके नगर थे। तक्षशिला जो है, तक्षशिला किसे बोला गया है? तो मध्य एशिया, अगर आप देखें तो ये जैसे मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम, जो मध्य एशिया मतलब इधर वाले लोग, और उत्तर पश्चिम से जो आने वाले लोग थे, आने वाले के मार्ग में, मतलब तक्षशिला कहीं जो है इधर पड़ता था। और तक्षशिला जो है मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम से आने जाने के मार्ग था। उसी में जो है उज्जैन एक पड़ा है, उज्जैन। तो उज्जैन जो है, उज्जैन के बारे में बोला जाता है, उज्जैन भारत से, उत्तर भारत से जो है दक्षिण भारत के जाने का रास्ता पड़ता था। अगर तक्षशिला बात की जाए तो मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम जो है जो लोग आते जाते थे उसमें मार्ग पड़ता था। और उज्जैन जो है बीच में पड़ता था, एकदम उत्तर से दक्षिण जाने के लिए पड़ता था। आगे देखते हैं नगरों में जो है, नगर में कौन कौन लोग रहते थे। जैसे तक्षशिला और उज्जैन, ये जो बहुत बड़े नगर थे, तो इन नगरों में जो है व्यापारी रहते थे, सरकारी जो अधिकारी होते थे, और शिल्पकार रहते थे। साथ ही वहाँ पे किसान, पशुपालक गांव में बसे हुए थे। तो
अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य था वहाँ पर नगरों में कौन लोग रहते थे? किसान, पशुपालक, व्यापारी, सरकारी अधिकारी। तो इस तरीके से जो है कौन लोग रहते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी जो है नगरों में रहते थे, और किसान और पशुपालक जो लोग थे ये गांव में रहते थे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। मध्य भारत में जो ज़्यादातर हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था, जो मध्य भारत था, वहाँ पे लोग जो है फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे था? जो राज्य होते थे वो साम्राज्य से कैसे अलग होता था? तो इसके पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्राज्य जो है राज्यों से हमेशा बड़ा होता था। यहाँ पे रक्षा करने के लिए, मतलब रक्षा के लिए जो है सेनाओं का गठन किया जाता था। सम्राट को राजा की तुलना में ज़्यादा जो है संसाधन दिया जाता था। सम्राट को राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बड़ी संख्या में जो है लोग कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जो है ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि राज्य से जो है साम्राज्य जो है बड़ा होता था, इसलिए वहाँ पे बड़ी संख्या में जो है कर इकट्ठा करने के लिए जो है अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी। आगे देखते हैं जो साम्राज्य का प्रशासन था वो कैसे चलाया जाता था, तो उसके बारे में देखते। तो गांव व शहरों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा जो है अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो गांव होते थे और शहर होते थे वहाँ से जो कर इकट्ठा करना है उसके लिए राजा जो है किनकी अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा के आदेश का उल्लंघन करने पर जो है क्या किया जाता था? उन्हें सजा अधिकारी ही देते थे। अगर राजा के आदेश का कोई उल्लंघन करने पर जो है उन्हें सजा जो है कौन देता था? अधिकारी। आगे देखते हैं संदेशवाहक। संदेशवाहक कौन थे? संदेशवाहक जो है जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखा जाता था। मतलब जो संदेशवाहक थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस अधिकारी होते थे उनके कार्यकलापों पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर जो है सम्राट होता था, जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर जो है नियंत्रण रखता था। विस्तृत क्षेत्र में जो है मौर्य शासक जो है सिर्फ मार्गों व नदियों पर नियंत्रण जो है आवागमन के लिए करते थे। जो अगर मौर्य साम्राज्य में देखा जाए तो मार्गों और नदियों पर नियंत्रण इसलिए रखा जाता था ताकि वो आवागमन के, क्योंकि वो साधन थे, इसलिए जो है वो उस पर नियंत्रण रखते थे, इसलिए उनके क्षेत्रों का भी जो, इसलिए वो अपने क्षेत्र का जो है विस्तार करते थे। अगर अर्थशास्त्र में देखें तो अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है कि कंबल कहाँ से मंगाया जाता था? वो जो है उत्तर पश्चिम से मंगाया जाता था। कीमती पत्थर व सोना जो है दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। कर जो है वहाँ पर नियमित रूप से लिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में कर जो है नियमित रूप से लिया जाता था, इसीलिए जो है कर इकट्ठा करने के लिए गांव और शहरों में जो है अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती थी। और अगर कोई उसे कर देने से मना करता था तो राजा का जो है आदेश होता था उन अधिकारियों को कि वो जो है वहाँ के लोगों को सज़ा दे सकते हैं। मतलब जो अधिकारी होते थे कर ना देने पर उनको सज़ा दे सकते थे। नजराना जो होता था वो अनियमित रूप से लिया जाता था। लोग जो भी अपनी इच्छा से स्वच्छता से दे देते थे। आगे ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो मेगास्थनीज था, यह जो है चंद्रगुप्त के दरबार में कहाँ से? पश्चिम एशिया से आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और ये कहाँ से आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से आया था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है जब वो भारत में आया तो उसने जो है यहाँ के सम्राट को देखा, यहाँ के लोगों को, तो उसने इसके बारे में जो है वर्णन किया है, वो देख लीजिए। जो मेगास्थनीज ने बताया है तो उन्होंने कहा है कि सम्राट का जो है जनता के सामने आने के अवसर पर जो है शोभ यात्रा के रूप में जो है जश्न मनाया जाता था। सोने की पालकी में उन्हें ले जाया जाता था। ये जो है किसने? मेगास्थनीज ने जो है वर्णन किया है। जब भारत में आए थे वहाँ के सम्राट के बारे में और भारत के बारे में क्या वर्णन किया था, ये उनका जो मेगास्थनीज के द्वारा जो है बताया गया है कि सोने की पालकी से जो है राजा को ले जाया जाता था। अंगरक्षक जो होते थे वो सोने व चांदी से अलंकृत हाथियों पर जो है सवार होते थे। अंगरक्षक सोने और चांदी से जो है अलंकृत जो हाथी होती थी उन पर जो सवार होते। ये एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको इसी तरीके से आप याद कीजिए। अंगरक्षक जो है पेड़ लेकर चलते थे। पेड़ पर जो है प्रशिक्षित तोता होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते थे। राजा के खाने से पहले खास नौकर जो है उस खाना को चखते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं किसी ने उनके खाने में मिलाया तो नहीं है। इस डर से जो है पहले वो खास एक नौकर जो है उसे चखते थे।
आगे देखते हैं। लगातार 2 रात जो है एक ही कमरे में राजा जो है कभी भी नहीं सोता था। मतलब कि उस टाइम पे राजा जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होता था कि जो उसका जो विरोधी है वो कहीं ना कहीं उनको जो है मार सकता है। तो इस डर से जो है वो 2 दिन तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। उनको यही लगता था कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश कर सकता है या उनके खाने में भी कोई कुछ खास मिला सकता है। तो इसलिए जो है वो इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे कि एक ही कमरे में 2 दिन तक लगातार न सोएं। साथ ही खाना खाने से पहले उनका नौकर जो खास होता था वो चखे। तो इन सब चीज़ों का वो बहुत ध्यान रखते थे। तो ये जो है किसका, मेगास्थनीज का जो है अपना एक वर्णन है। उन्होंने जो देखा है वो बताया है, क्या है नहीं, वो उनके नज़रिए का ये उन्होंने अपना वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के बारे में देख लीजिए। तो विशाल व खूबसूरत पाटलिपुत्र को जो है एक बहुत ही बड़ा राज्य साम्राज्य था और एक खूबसूरत नगर बोला जाता था। विशाल प्राचीर से जो है ये घिरा हुआ था, मतलब बहुत ही बड़े प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। ये पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र में जो है कितने 570 बुर्ज और 64 जो है द्वार थे। 2-3 मंजिले वाले घर जो है वहाँ लकड़ी व कच्ची ईंटों से बने हुए होते थे। 2 मंजिल का भी होता था, 3 मंजिल का, लेकिन वो लकड़ी के भी कई बने होते थे, कई कच्ची ईंटों से भी बने हुए होते थे। राजा का जो महल था वो कांच से बना हुआ होता था। पत्थर की जो है उस पर नक्काशी उसे की जाती थी, उसे मतलब सजाया जाता था जिससे कि वो अत्यधिक सुंदर दिखे। जंगल में रहने वाले लोग जो है काफ़ी स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी, जो जंगल में जो लोग रहते थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य जो पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु या मोम जैसी जो चीज़ें लाकर दे। उनसे जो जंगल में जो लोग रहते थे तब जो है राजा जो है उनकी सुरक्षा करता था इसीलिए, लेकिन उन लोगों का कर्तव्य होता था अपने राजा के प्रति। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों बोला गया है ये देख लीजिए। वैसे तो अशोक के बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत कुछ है, लेकिन ये एनसीईआरटी के हैं तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अभी याद करना है। और वैसे हम बाद में करेंगे अशोक के बारे में पूरा डिटेल, तब मैं बताऊँगी कि अशोक के बारे में क्या क्या पॉइंट्स और चीज़ें हैं। अशोक मौर्य वंश के पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख पर लिखकर अभिलेखों द्वारा जनता तक जो है अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। जनता से अपना संपर्क स्थापित करने के लिए जो है उन्होंने अभिलेखों पर अपने विचारों को लिखवाया ताकि जनता उसे पढ़े और उनके बारे में जाने। कोई भी संदेश होता था तो वो अभिलेखों पर जो है लिख देते थे और उससे जनता को पहुँचता था। तो अभिलेखों पर लिखने की प्रक्रिया जो है किसने शुरू की थी, वो है अशोक। अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में और देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में जो है एनसीईआरटी में बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कलिंग जो है उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। कलिंग जो है किसका प्राचीन नाम, उड़ीसा का है। और कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने युद्ध लड़ा था जिसमें बहुत ही ज़्यादा हिंसा, खून खराबा हुई थी और उसे देखकर जो है युद्ध से उन्हें जो है एक घृणा हो गई थी, वितृष्णा हो गई थी। ये वर्ड याद कीजिए, वितृष्णा मतलब घृणा हो गई थी कि वो कभी भी आने वाले समय में भविष्य में जो है युद्ध नहीं करेंगे, इतना खून खराबा और हिंसा देखकर। नोट जो है उनके बारे में, राजा बनने के 8 साल बाद जो है कलिंग विजय जो है अशोक ने, राजा बनने के बाद जो है 8 साल के बाद कलिंग विजय की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म पालन करने एवं दूसरे को शिक्षा देने का निश्चय किया था। धर्म पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निर्णय अशोक ने कब लिया था, तो वो जो है कलिंग विजय के बाद। और कलिंग विजय जो है राजा बनने के बाद कितने वर्ष के बाद जो है कलिंग विजय उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो वो 8 साल के बाद। इसके एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक अभिलेख पर उत्कीर्ण कराया गया है, उसी से जो है इसके बारे में हमें भी पता चला है। अशोक का जो धम्म है उसमें क्या बताया गया है, अशोक जो है बुद्ध के उपदेश जो थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इसीलिए जो है उन्होंने अपने बच्चों को जो है बुद्ध के जो शिक्षाएं थी उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए उनको जो है श्रीलंका भेजा, क्योंकि वो जो है बुद्ध के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इनके धम्म में कर्मकांड या किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। जो अशोक का धम्म था उनके कर्मकांड में किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति उन्होंने की थी ताकि लोगों को जो है वो धर्म के बारे में बता सके, इसलिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की जो है नियुक्ति अशोक ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धम्म महामात्र नामक धम्म महामात्र जो है अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी, अशोक, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या होगा आंसर, अशोक ने।
अशोक ने अपने संदेश जो है कई स्थानों पर शिलाओं या स्तंभों पर जो है खुदवाए हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था? तो अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश जो है दासों व नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण और जो श्रमण जो है उनको दान देना, हर किसी को दूसरे के धर्म की आदर करना चाहिए। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जो है किस में लिखी गई हैं? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि एक है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। याद रखना, ब्राह्मी मतलब ब है तो बाएं से दाएं और खरोष्टी जो है उसकी अपोजिट। इसके बारे में जो नोट है वो देख लीजिए। विभिन्न अवसरों पर जो है अनुष्ठान को गलत माना है अशोक ने। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे की निंदा करना, उन्होंने जो है दोनों ही धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण जो है 3 राजा थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ये तीनों ही जो है एक महत्वपूर्ण राजा बने थे मौर्य वंश के। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? पाली या प्राकृत भाषा में। और उसकी लिपि जो है, लिपि क्या है? उसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है और खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि ब से समझिए बाएं से दाएं और खरोष्टी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। कांधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें जो है ग्रीक व आरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आरामाइक भाषा में जो लिखा गया है शेर-ए-कुना अभिलेख। शेर-ए-कुना अभिलेख किस भाषा का प्रयोग किया गया है लिखने के लिए? किस भाषा का प्रयोग? तो वो आरामाइक भाषा का या ग्रीक व आरामाइक भाषा का प्रयोग जो है किनके अभिलेखों में किया गया है? तो वो जो है अशोक के। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सी भाषा में? ग्रीक व आरामाइक भाषा में। कई क्वेश्चन बनते हैं तो इनको ध्यान से एक एक चीज़ जो है ध्यान बार बार मैं बोल रही हूँ कि एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़िए। तो इसका मतलब है कि ये टू दी पॉइंट में है और इस ऐसे ही आप अगर लर्न कर लेते हैं तो आपका जो है CTET के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आगे देखते हैं। रुमनदेई अभिलेख से अशोक के आर्थिक सुधारों का पता चलता है। अशोक के किस अभिलेख से आर्थिक सुधारों का पता चलता है? रुमनदेई अभिलेख से। मौर्य काल का पतन बोला जाता है 2200 वर्ष पहले, अर्थात 2200 वर्ष पहले कहने का मतलब है 200 BC में जो है मौर्य काल के पतन का समय माना जाता है। नए राजाओं का उसी समय जो है उदय हुआ था और पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर भारत में। इसके बाद जो समय आता है मौर्य काल का पतन। मौर्य काल का पतन जो है ये बोला जाता है 2200 वर्ष पहले जो है अर्थात 200 BC जो है मौर्य काल का पतन शुरू हो गया था। उसमें नए राजाओं का उदय हुआ। मध्य एशिया से अर्थात जो पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर भारत में जो है हिंद यवन राजाओं का शासन शुरू हो गया था। जब मौर्य काल का पतन हुआ तो उसके बाद जो छोटे छोटे राजा उभर कर आए, जिसमें पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर भारत में किन राजाओं का? हिंद यवन राजाओं का शासन प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो है शक नामक एक मध्य एशियाई लोगों का शासन 500 वर्ष कुछ जो है उस राज्य में टिके रहे। और उस टाइम पे भी कुषाण जो है ये 2000 वर्ष पहले जो है कुषाण आ गए। उसके बाद सोने के, अगर नोट्स ये कुछ देख लीजिए, सोने के सिक्के का सबसे पहले प्रचलन किसने शुरू किया था? तो हिंद यूनानी जो राजा थे, हिंद यूनानी राजा इंडो ग्रीक, उन्होंने जो है सोने के सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया था सबसे पहले। लेकिन भारत में सोने के सिक्के जो है कुषाणों ने शुरू किया था। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त को जो है बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने मारकर जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ये मौर्य वंश का सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने बृहदत्त जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे उनको मारकर जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो है शुंगों के बाद कर्ण वंश आए, उसकी स्थापना जो है वासुदेव ने की थी। कर्ण वंश के बाद जो है गुप्त वंश का जो है साम्राज्य स्टार्ट हो गया, मतलब गुप्त वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे जो है हम चैप्टर 9 करेंगे। और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है, अगर कोई आपका कुछ सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं।
तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसका आपका डाउट क्लियर कर सकूं, आपको एक सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपना जो एसएसटी में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम रहती है तो वो जो है प्रॉब्लम आप कितना ईजिली आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। बस लोगों ने एक बहुत ज़्यादा उसे बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है कि नहीं एसएसटी बहुत ब्रॉड है, हम नहीं कर सकते, तो उसको टू दी पॉइंट्स में आप एनसीईआरटी को बस फोकस कीजिए और टू दी पॉइंट्स में लर्न कीजिए, आपका डेफिनेटली जो है सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, एंड पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिल सके। थैंक यू।